हेलो स्टूडेंट्स, साइटोलॉजी के प्रीवियस वीडियो में अपन ने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी, जहाँ पर कुछ बातें मैंने आपको क्रोमेटिन के बारे में भी बताई थी। तो उस क्रोमेटिन को ही आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे उसका नेम है क्रोमोसोम। मेरे ख्याल से वर्ड किसी के लिए भी न्यू नहीं है, सबने ये वर्ड सुन रखा है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में, कितनी इनके टाइप्स होते हैं, इनके सब के बारे में इसमें डिस्कशन अपन इस वीडियो में करेंगे। तो देखो, क्रोमोसोम सबसे पहले बात करते हैं, डिस्कवरी से रिलेटेड बात करते हैं। तो वो डिस्कवर्ड क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट का नेम आपको ध्यान में रखना है, वो है स्ट्रोसबर्गर। स्ट्रोसबर्गर नेम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। और क्रोमोसोम वर्ड जो है, क्रोमोसोम वर्ड या क्रोमोसोम नेम जो है, वो किसने दिया था? वर्ड या नेम गिवन बाय, तब साइंटिस्ट का नेम आ जाएगा वॉल्डेयर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि क्रोमोसोम वर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो आंसर आ जाएगा वॉल्डेयर। और डिस्कवरी किसने की थी? स्ट्रोसबर्गर नेम के साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी की थी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि क्या होते हैं क्रोमोसोम। देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्रोमेटिन के बारे में कुछ बातें बताई थी कि क्रोमेटिन क्या होती है। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताई थी कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर बिल्कुल थिन थर्ड लाइक और हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। थर्ड लाइक मतलब पतले धागे जैसी, और हेलिकल यानी एक दूसरे के ऊपर इस टाइप से हेलिक्स बनाई हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। बिल्कुल पतले धागे जैसी संरचना, बिल्कुल थिन थर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपने क्या कहा था? क्रोमेटिन कहा था। ये क्रोमेटिन जो होती है, यही आगे चल कर के क्रोमोसोम कहलाई है। कब कहलाई है? जब सेल डिवीज़न होता है, सेल का जब डिवीज़न होता है उस समय पर इस क्रोमोसोम के अंदर कुछ स्ट्रक्चरली चेंजिंग होते हैं। क्रोमोसोम जो होता है उसकी स्ट्रक्चर में चेंजिंग होते हैं। ये चेंजिंग क्या होते हैं? वैसे तो बहुत सारी चेंजिंग होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिजनरेट हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिजनरेट हो जाती है, मगर अभी अपन सिर्फ फोकस कर रहे हैं क्रोमेटिन में, यानी इसकी क्रोमेटिन में क्या चेंजिंग होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर। तो ये क्रोमेटिन जो होती है, इसी क्रोमेटिन के अंदर पहला चेंजिंग तो ये होता है कि क्रोमेटिन कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होने का मतलब क्या हो जाता है कि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं। कंडेंस हो जाती है, वाटर बाहर निकल गया है। और ये जो बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये मोटे, थिक और रिजिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लग जाती है। पहले बिल्कुल पतले पतले धागे जो थे ना, वो मोटे और रिजिड बिल्कुल थिक जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर अपन को इस टाइप से कुछ ऐसे नज़र आने लग जाती है। ऐसे ये जो धागे बिल्कुल पतले पतले जो थे ना, ये मोटे मोटे और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर, ये बिल्कुल ऐसे रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर में दिखाई देने लग जाते हैं। वास्तव में क्रोमेटिन से सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में ये स्ट्रक्चर जो बनती है ना, इस स्ट्रक्चर को ही अपन क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ये दिखाई दी, इसको क्रोमोसोम कहा है, मगर क्रोमोसोम वर्ड वाल्डेयर ने दिया। वो क्यों दिया? ये जो स्ट्रक्चर बनी ना, इसको वाल्डेयर ने क्या किया? स्टेन किया। वही पिछली बार भी बताया था मैंने आपको, क्रोमेटिन को स्टेन करते हैं तो दो रीजन अपन को क्लियरली नज़र आते हैं, एक तो हेट्रोक्रोमेटिन, एक यूक्रोमेटिन। वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर जो बनी है ना, इसको स्टेन करने पर ये स्ट्रक्चर जो है ये कलर को एब्जॉर्व कर लेती है। यानी क्रोमोसोम दो वर्ड से मिलकर बना हुआ वर्ड है, एक तो क्रोमो और एक हो गया सोम। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, कलर्ड, और सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी। कलर्ड बॉडी क्यों कहा क्रोमोसोम को वाल्डेयर ने? क्योंकि इनको कलर जब प्रोवाइड करते हैं, स्टेन करते हैं, तो ये कलर को एब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद में माइक्रोस्कोप में देखने पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो क्रोमोसोम है, ये बिल्कुल कलर्ड दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। इसलिए कलर को एब्जॉर्व करने के कारण इनको नाम दे दिया क्रोमोसोम। क्रोमो यानी कलर्ड, सोम यानी बॉडी, कलर्ड बॉडी है ये। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद में अपन बात करते हैं एक साइंटिस्ट का नाम आपको और ध्यान में रखना है, जिन्होंने क्रोमोसोम से रिलेटेड इनहेरिटेंस थ्योरी दी थी। वो साइंटिस्ट हैं, एक है सट्टन और दूसरा है बोवेरी।
सट्टन और बोवेरी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम से रिलेटेड इनहेरिटेंस थ्योरी दी थी, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये थ्योरी का नेम है, वो है थ्योरी का नेम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो थ्योरी है ये दी थी सट्टन और बोवेरी नेम के साइंटिस्ट ने। क्या है ये थ्योरी? वैसे तो अपन 12th क्लास के अंदर डिटेल से ये टॉपिक आएगा अपना सट्टन और बोवेरी की ये थ्योरी। थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। इनहेरिटेंस का बेसिक मीनिंग ये होता है कि कैरेक्टर्स का पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होना। कोई भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी के अंदर जब ट्रांसफ़र होते हैं तो वो प्रोसेस इनहेरिटेंस कहलाता है। और सट्टन और बोवेरी ने ये बताया कि जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं उनको अपन जेनेटिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो सट्टन और बोवेरी ने बताया कि जेनेटिक कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो यूनिट है ना वो क्रोमोसोम है। यानी क्रोमोसोम जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। बिल्कुल सही कहा था इन्होंने। वास्तव के अंदर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम की अगर स्ट्रक्चरली कंपोजिशन देखते हैं, सॉरी केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें मेनली दो पार्ट है। एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है स्टोन प्रोटीन। स्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों मिलकर के क्रोमोसोम बना रहे हैं। अब प्रोटीन और डीएनए दो कंपोनेंट हैं, उनमें से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? यानी क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम इन दो से मिलकर बना हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल का मीनिंग जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को कैरी करता है, अपने साथ कैरी करता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। तो डीएनए जो होता है वो हमेशा जेनेटिक मटेरियल होता है, ध्यान में रखना आपको। प्रोटीन कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो अब अपने ये कह दो कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को अपने साथ कैरी करता है, नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाता है। या अपन ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है कि क्रोमोसोम में मेन कंपोनेंट तो डीएनए ही है। क्रोमोसोम या डीएनए एक सी बात है, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी होने के बाद में डीएनए को डिस्कवर किया गया था। वाटसन और क्रिक ने इनका मोलिकुलर थ्योरी दी थी। तो बाद में ये पता चला कि वास्तव में क्रोमोसोम डीएनए के ही बने होते हैं। कुछ क्वांटिटी में हिस्टोन प्रोटीन और जुड़ गई है, तब ये इनका नाम क्रोमोसोम दे दिया है। बाकी डीएनए मेन कंपोनेंट है जो जेनेटिक मटेरियल है, जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। इसलिए सट्टन और बोवेरी ने कहा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल यूनिट जो है वो क्रोमोसोम ही होती है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नंबर्स। क्रोमोसोम के नंबर्स की बात करते हैं कि एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो नंबर्स की बात करते हैं तो देखो, नंबर्स की बात करते हैं तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो कोई पर्टिकुलर नंबर्स में फिक्स नहीं होते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सेल में इतने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये डिपेंड करता है स्पीसीज़ पर, यानी क्रोमोसोम के नंबर स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ वेरी करते हैं। एक स्पीसीज़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा फिक्स होते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक स्पीसीज़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म उनकी सबकी बॉडी की सेल्स में क्रोमोसोम के नंबर फिक्स होते हैं। मगर दूसरी स्पीसीज़ जो अगर अपन बात करें तो उसमें क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं वो डिफर होंगे, वेरी करेंगे। लाइक दैट, जिसमें एग्जांपल दूँ ह्यूमन बीइंग। अगर अपन बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन की एक डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, पता है अपन को सबको। अब मैं यहाँ पर बात करूँ पी प्लांट की, मेंडल ने वर्क किया था ना पी प्लांट पर, गार्डन पी। उस पी प्लांट की बात करते हैं तो उसकी एक डिप्लॉइड सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 होते हैं। अब जितने भी पी प्लांट हैं, कोई सा भी पी प्लांट हो, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 होंगे। और सभी ह्यूमन की बॉडी की डिप्लॉइड सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। 46 हमेशा पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम आपस में पेयर बनाते हैं, तो ये बोल सकते हैं 23 पेयर बोल सकते हैं, या यहाँ पर अपन 7 पेयर बोल सकते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं हमेशा, तो 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखो, बात करते हैं, एक तो होती है डिप्लॉइड सेल बॉडी के अंदर। देखो यहाँ से मैं आपको पूरा टर्म में बताता हूँ। देखो, बॉडी के अंदर दो टाइप्स की सेल्स होती है। एक तो होती है जर्म सेल और एक होती है सोमेटिक सेल। जो जर्म सेल जो होती है वो एक्चुअल के अंदर जनरेटिव सेल्स भी बोल सकते हैं। लाइक दैट, जैसे ह्यूमन के अंदर स्पर्म और ओवम जो है वो जर्म सेल है। स्पर्म और ओवम जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा जर्म सेल होती है। और जर्म सेल जो होती है हमेशा हैप्लॉइड सेल है।
हैप्लॉइड, हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एन से, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। और सोमेटिक सेल्स जो होती है बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने वाली जितनी भी सेल्स है, जर्म सेल्स तो दो ही से हुई, या तो मेल के अंदर तो स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम, बाकी जितनी भी सेल्स है बॉडी में वो हमेशा सोमेटिक सेल्स होती है। प्लांट्स के अंदर इस सोमेटिक वर्ड को वेजिटेटिव वर्ड बोल सकते हैं अपन। तो सोमेटिक सेल्स जो होती है वो हमेशा डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड को अपन 2n से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स की सेल्स हो गई, एक तो हैप्लॉइड एक डिप्लॉइड। सोमेटिक सेल्स डिप्लॉइड है, जर्म सेल हैप्लॉइड है। अब देखो ह्यूमन बीइंग की मैंने आपको बताया 46 क्रोमोसोम कौन सी सेल्स में है, डिप्लॉइड में या हैप्लॉइड में है। तो 2n इज इक्वल टू 46 है, यानी डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम है। तो हैप्लॉइड में कितने हुए, हैप्लॉइड हाफ हो जाता है इसका, यानी n इज इक्वल टू 23 होते हैं। ये ध्यान में रखना आपको। ह्यूमन बीइंग की हैप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम है और डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। ऐसे ही पी प्लांट की बात करें अपन तो पी प्लांट के अंदर भी 2n इज इक्वल टू 14 है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है नंबर्स के अंदर। तो नंबर्स की मैंने आपको बताया कि हर एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर नंबर होते हैं क्रोमोसोम के, दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। वैसे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स भी इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन बनते हैं। जैसे अपन एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स के अंदर एस्केरिस जो होता है ना, एस्केरिस के अंदर सबसे कम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी उनमें 2n इज इक्वल टू 2, 2n इज इक्वल टू 2, यानी डिप्लॉइड सेल के अंदर केवल 2 ही क्रोमोसोम होते हैं। ये सबसे मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एनिमल सेल की बात करते हैं तब। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो एक एनिमल है, इसका नाम है ओलेकेंथा। ओलेकेंथा जो है उसके अंदर 2n इज इक्वल टू 1600 होते हैं, ये मैक्सिमम क्रोमोसोम है। तो ये बहुत सारे जनरल साइंस इक्वेशन बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस सेल्स में, सबसे कम किस सेल्स में, ये अपन आगे अपन डिस्कशन और कर लेंगे। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं क्रोमोसोम की शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज की बात करते हैं तो देखो क्रोमोसोम की शेप मैंने आपको बताई है कि अभी आपको बताई मैंने, रॉड शेप्ड इनकी स्ट्रक्चर होती है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। लेंथ की बात करते हैं अपन, लेंथ की बात करते हैं तो एवरेज लेंथ जो होती है वो इनकी 0.1 माइक्रोन से लेकर के 30 माइक्रोन तक इनकी एवरेज लेंथ होती है। डायमीटर की बात करते हैं, इनका डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर 0.2 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक इनका डायमीटर होता है। और स्पेशली अपन ह्यूमन बीइंग में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की बात करें, ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनकी लेंथ की बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी लेंथ होती है 5 माइक्रोन, ठीक है। तो साइज और शेप के अंदर थोड़ी सी ये 2-4 बातें ये डिस्कशन करनी है अपन को। तो आज की वीडियो में अपन ने क्रोमोसोम्स के बारे में ये सब बातें डिस्कशन की है। अगली वीडियो में क्रोमोसोम को अपन फिर कंटिन्यू रखेंगे और उसमें अपन बेसिकली क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डायग्रामेटिकली क्रोमोसोम किस टाइप से दिखाई देता है और क्रोमोसोम्स के टाइप्स कितने होते हैं उनके बारे में डिस्कशन अपन अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।